हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी वसंत का पहला पाठ ध्वनि, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश, साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और कविता का भावार्थ भी। तो आप इसी प्रकार लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे अपने कक्षा 8 हिंदी वसंत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर, भावार्थ और सारांश हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कविता, आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। तो यहाँ पर कविता का नाम है ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए आप भी हमारे साथ पढ़ें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और आप देख सकते हैं इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं कविता की इन पंक्तियों का अर्थ। तो बच्चों, आप भी हमारे साथ साथ पढ़ सकते हैं। आप जो है इन जो पंक्तियों का हम आपको अर्थ बता रहे हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पंक्तियाँ यहाँ पर, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, तो क्या होगा इन पंक्तियों का अर्थ? यहाँ पर आप ध्यान दें, अर्थ में लिखेंगे आप, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वो हार नहीं मानेंगे। तभी तो कहते हैं अभी ना होगा मेरा अंत। आगे की पंक्तियां हैं, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो यहाँ पर जो है अर्थ में आप लिख सकते हैं, कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियाँ मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन कलियों को जगाऊंगा। कुल मिलाकर इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है, मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। आगे की पंक्तियां हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं, मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। तो आप ध्यान दें, कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं, जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना असंभव है। तो ये था यहाँ पर कविता की इन लाइनों का अर्थ जो हमने आपको बताया। आइए पढ़ लेते हैं यहाँ पर कविता का सारांश आप किस प्रकार लिख सकते हैं। आप लिखेंगे, इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, भाषा सरल और भावपूर्ण है, तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इस कविता में
कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। यह इस कविता में दिखाया गया है। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियाँ नहीं ला दें। तो यहाँ पर जो है कवि, आप समझ गए होंगे, कवि स्पष्ट कहता है कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उन्हें अभी बहुत सारे काम करने हैं, युवा पीढ़ी को नई राह दिखानी है। तो ये था यहाँ पर कविता का सारांश भी, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इसे अच्छे से याद करें। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर में कि इस कविता में जो है आपके लिए जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो उत्तर लिख सकते हैं आप, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है, उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं, वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। तो ये रहा आपका उत्तर, पहला प्रश्न है। और उसका उत्तर दूसरा प्रश्न है बच्चों, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। उत्तर लिखेंगे, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है ये, उसका उत्तर लिखें आप, इसे अच्छे से याद भी करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तीसरा प्रश्न है, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है, कौन, कवि। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर में, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा और वह उनमें नए उत्साह का संचार भी करना चाहता है। तो आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, और इसका उत्तर आप लिखें। चौथा प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो इसमें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो ऋतुराज क्यों कहा जाता है बसंत को, यानी कि ऋतुओं का राजा। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व आप जानते हैं क्या होते हैं बच्चों। पंचतत्व बोलते हैं जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। ये 5 तत्व हैं जिनसे सारी सृष्टि बनी हुई है। तो ये सबके सब 5 तत्व सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं, खेतों में सरसों के फूलों से हरे भरे और पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है, सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो आप लिख सकते हैं कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं और चाहे अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है बच्चों, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। आप देख रहे हैं ना, ये आपका 5वां प्रश्न। और आप जानते हैं बसंत ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। उत्तर लिखेंगे, बसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च से अप्रैल तक होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने की होती है और बसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहेगा। 5वें प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिखें, याद भी करें। और बात करते हैं यहाँ पर किसी एक त्यौहार के बारे में हमें जानकारी देनी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर होली के बारे में लिख सकते हैं, या आप खुद कोई दूसरे बारे में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो होली के बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं
आप लिखेंगे हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। याद रखेंगे आप, यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आप समझ गए ना, संस्कृत में होली के त्यौहार को क्या कहा जाता है? मदनोत्सव। मदनोत्सव के नाम से जाना जाता है संस्कृत में। याद रखेंगे। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है और आपको शायद मालूम होगी वो कथा क्या है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद मस्ती और उल्लास का समा बन जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव बुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैरभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। तो इस प्रकार से आप इन पंक्तियों को लिखकर और होली की पवित्रता को बनाए रखें। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, ये होली के विषय में जो है त्यौहार पर जो है निबंध आप लिख सकते हैं और इसकी जानकारी आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर भाषा की बात का प्रश्न है और प्रश्न नंबर 6, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति आप समझते हैं ना, एक से अधिक बार आना। तो जैसे यहाँ पर हरे हरे है और पुष्प पुष्प यानी एक ही शब्द 2 बार आ रखा है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक ही शब्द यानी कि बेर कौन सा है? बेर शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। आपको शायद अलंकारों के बारे में जानकारी होगी और यदि आपको अलंकारों के बारे में जानकारी नहीं है बच्चों, तो आप जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करें। वहाँ पर अलंकार का जो है आपको एक वीडियो दिखाई देगा, आप उसे जाकर अलंकारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ख़ासकर यमक अलंकार के बारे में, जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उनका दोनों बार जो है अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार। तो आप अलंकार से संबंधित जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं और वहाँ पर अलंकारों से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न में, कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ पुनरावृत्त शब्द है, जैसे बातों बातों में, रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात। तो यहाँ पर जो है घड़ी घड़ी। उत्तर में आप क्या करेंगे? इन पे जो है आप वाक्य बनाएंगे। और जैसे बातों बातों में, इस पर वाक्य क्या लिखेंगे आप? बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। इस प्रकार से आप वाक्य लिख सकते हैं। फिर रह कर दूसरा शब्द है, कल रात से रह कर बारिश हो रही है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और चाहे ऐसे भी। लाल लाल पर आप वाक्य लिख सकते हैं, लाल लाल आँखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। और इसी प्रकार अगला है सुबह सुबह। तो यहाँ पर क्या वाक्य बन सकता है? दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। और रातों रात, इस पर एक वाक्य बनाएंगे तो ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। अगला है आपका घड़ी घड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप घड़ी घड़ी, इस पर आप वाक्य बना सकते हैं। घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। और
इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ, नए प्रश्नोत्तरों के साथ, नई वीडियो में। लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।